स्थापित, नए पर दांव लगाया, सबको चौंकाया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भजन की नई टीम कितनी मजबूत, नई कैबिनेट 24 का संदेश। नई कैबिनेट 24 का संदेश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं, वीकेंड का महाबैस देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मुख्यमंत्री भजन लाल की नई टीम पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। टीम में नए खिलाड़ियों की क्या भूमिका होगी, टीम के खिलाड़ी कितने मजबूत हैं, ऐसे तमाम सवाल अब सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। साथ ही नई टीम के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या संदेश दिया गया है, इन सब तमाम मुद्दों पर हम अपनी डिबेट में आज खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देते हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अपूर्वा जी आप ही से करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंतजार करा रही है बीजेपी। पहले सीएम और डिप्टी सीएम के नामों के ऐलान को लेकर इंतजार, फिर मंत्रियों के नामों को लेकर इंतजार। अब सवाल यह है कि किन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है आखिर? देखिए प्रियंका जी, जब भी कुछ नए फैसले लेने होते हैं उनमें समय लगता है। इंतज़ार का फल सदैव से ही मीठा रहा है, ऐसा हम शुरू से सुनते भी आए हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर आप सबने इंतज़ार किया तो फल भी जो है वो संतुष्ट करने वाला और अच्छा ही निकल करके आया है। जहाँ तक रही पोर्टफोलियोज़ की बात, तो देखिए जो हमारा भी मंत्रिमंडल बना है उन सब की यूएसपीज़ सब जानते हैं। उन सब के अकॉर्डिंग जो है किसको क्या विभाग मिलना चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो किसके लिए सूटेबल होगा। हमें पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस ने जो शासन किया, कुशासन किया, मैं ये कहूँगी, उसके अंदर जो राजस्थान की चरमराई हुई अवस्था में हमें राज्य मिला, उसके प्रत्येक क्षेत्र को हमको किस तरीके से वापस नवाचारों से युक्त करना है, कैसे विकसित, समृद्ध और सशक्त राजस्थान बनाना है, उसके हिसाब से ही तो उसके लिए जिम्मेदारियां भी बांटनी होती है ना। और मुझे लगता है एक दिन, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, लेकिन ये अभी नहीं बताया कि मंत्रालय कौन से किन्हें दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल तो फिर से वहीं पर है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। प्रियंका जी एक दिन आधे दिन का और आप इंतजार कर लीजिए। जैसे आपको इन सभी फैसलों में मुझे लगता है एक बहुत ही खुशी के साथ चौंकाने वाले निर्णय मिले, वैसे ही पोर्टफोलियोज भी आपको वैसे ही मिलेंगे। तो नए साल पे जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी क्या अपूर्वा जी? एक दिन का आप कह रही हैं और निश्चित बांटी जाएंगी। जैसे मंत्री बने हैं, आज उनको कमरे अलॉट हुए हैं, उनको उनके जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज वाले अधिकारी हैं वो मिले हैं। वैसे पोर्टफोलियोज भी आप देखिए कल तक आपके सामने आ जाने चाहिए। सुमित गर्ग जी, आपको भी यही लग रहा है क्या कि सब्र का फल मीठा होता है और इसीलिए सब्र करना पड़ रहा है लोगों को? प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को आगामी नव वर्ष की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल। जहां तक इस मंत्रिमंडल के गठन का सवाल है प्रियंका जी, बहुत दिल दुख होता है। अब मेरी बहन अपूर्वा जी बैठी हैं, खुद महिलाएं हैं। बीजेपी ने 30% आरक्षण की बात करी, एक झूठा बिल संसद से पास करा दिया, अपना चरित्र दिखाया। वो मैं बता देता हूं क्या किया। 25 में से 2 महिलाएं राजस्थान में, 8%, 33% की बात करने वालों ने 8% दिया। मध्य प्रदेश में 31 में से 5 महिलाएं, 33% की बात करने वालों ने 11% दिया। और छत्तीसगढ़ की बात करूं, 12 में से 1 महिला 8% दिया। ये महिलाओं के लिए सम्मान इस मंत्रिमंडल में, या ये कहूंगी भाजपा ने किया है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे हुआ, मंत्रिमंडल के गठन में ना तो क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, ना सामाजिक समरसता का ध्यान रखा गया। इस प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जिनसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जयपुर जैसे जिले से पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सब जयपुर से दे दिए और 15 जिले खाली छोड़ दिए। जहां तक समाजों की बात करूं, मेरा समाज, वैश्य समाज, जो सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट भी देता है और चंदे के रूप में नोट भी देता है, उसको क्या दिया? एक मंत्री, केवल एक मंत्री, 15.5% से ज्यादा की हमारी आबादी है, लेकिन कुछ नहीं दिया। दूसरी ओर ये आज प्रधानमंत्री, आपने भी अपने शुरुआत में दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी। मन की बात में उन्होंने ग्लोबल इंडेक्स की बात करी कि ग्लोबल इंडेक्स में हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। प्रियंका जी, कौन से ग्लोबल इंडेक्स में जा रहा है? मैं कुछ आंकड़े दिखा देता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का 120 देशों में 107वां स्थान है।
बड़ी शर्मनाक बात है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं जो आप लोगों से संबंधित है, 180 देशों में भारत का 161वां नंबर है। इनसिक्योरिटी इंडेक्स की बात करूं 180 देशों में 172वां स्थान है। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं पिछले 23 करोड़ हिंदुस्तान के वासी गरीबी रेखा से नीचे, और प्रधानमंत्री जी के टेन्योर में पिछले 10 साल में बड़े चिंता की विषय है, पिछले 10 साल में 7.5 करोड़ से ज्यादा 7.6 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। तो मुझे समझ में ठीक है सुमित गर्ग जी, अब एक सवाल, क्योंकि आपने बीजेपी पर इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं कि कितनी महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, क्योंकि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, कहते तो आप भी हैं कि हम महिला के हित में सोचते हैं। आपने कितनों को मौका दिया था? मैडम अगर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं ना, हाँ। तो डॉक्टर एनी बिसेंट से लेके सोनिया गांधी जी तक हमने 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। अगर मैं बीजेपी की बात राजस्थान में कितने मंत्री बनाए थे जो महिला थी? मैं वही आ रहा हूं कि आदमी कहां चालू होता है, वो अपने डीएनए से चालू होता है। बीजेपी का डीएनए आता है आरएसएस से, आरएसएस में महिलाओं का जाना वर्जित है। दुख इस बात का है। और जब बहुत ही मुझे लगता है क्षमा के साथ में मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी, मैं इंटरप्ट करना नहीं चाह रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सुमित भाई कहाँ से डाटा लेकर आए हैं, और मुझे लगता है 6ठी क्लास के बच्चे को भी परसेंटेज का जो चैप्टर होता है वो क्लियर होता है, बट इन्हें क्लियर नहीं है। इन्हें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में 9 विधायक जो है महिला विधायक जीत के आई हैं, जिसमें से 1 महिला विधायक है वो हमारे माता तुल्य भूमिका में है, बचती है 8। अगर 8 में से 2 मंत्रिमंडल में जाती हैं और डिप्टी सीएम बनती है तो प्रतिशत निकल के आता है 25% भागीदारी का। ये कौन से प्रतिशत की बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, और बहुत शर्मनाक है। अगर परसेंटेज का चैप्टर इनका क्लियर नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को पहले 6ठी की गणित पढ़कर आनी चाहिए। पढ़ के आइए, बिल्कुल 8% रेशो आता है, 25 में से 2। ठीक है, इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन मिथिलेश जामिनी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है, तो उन्हीं से समझ लेते हैं कि कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि सर कहा यह जा रहा है कि मिशन 2024 को लेकर मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, अलग अलग क्षेत्रों को भी साधा गया है और कास्ट फैक्टर भी दिखाई दे रहा है इसमें। देखिए प्रियंका जी, अगर कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको देखें तो मुझे एक शेर की पंक्ति याद आती कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से फेंको। जिस अंदाज में नए लोगों को मौका दिया गया है, मानव का स्वभाव होता है कि परंपरागत परंपराओं पर कोई चोट करता है तो थोड़ी हलचल मचती है, लेकिन कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह साबित किया है कि नयों को मौका देना पड़ेगा। अब कांग्रेसी या और जो विपक्षी दल है वो कह सकते हैं कि 9 सिखियाओं पर दाव खेला है, और 9 सिखियाओं पर दाव खेला है तो हो सकता है ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए। चाहे किरोड़ीलाल और दो तीन जो मंत्री हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह खिमशर जो पूर्व मंत्री है, उनको लेकर कांग्रेस में एक चर्चा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नया आदमी नई इबारत लिखता है, नई इमारत खड़ी करता है, ये भी इतिहास रचा गया है। तो जब आप नए आदमियों को मौका देते हैं तो निश्चित रूप से एक मिथक होता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती होगी, वो होगी ब्यूरोक्रेसी की। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सीएमओ बहुत हावी था, और सीएम सेक्रेटरी कितने हावी थे ये तो हमने खबरों में पढ़ा ही है कि क्या हावी थे क्या नहीं थे। तो क्या अब भजनलाल जी उसको कॉपी करेंगे? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तमाम सेक्रेटरीज को कैसे एडजस्ट करेंगे, किस मिनिस्टर के साथ किसको लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और देखिए अलवर जिला, अलवर के लिए संजय शर्मा ने वो रिकॉर्ड कायम किया है जो कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह, क्योंकि अलवर से जीतने वाला मंत्री नहीं बनता है, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर बने और उसके बाद संजय शर्मा यहाँ मिनिस्टर बने हैं। तो कई चीजें नई हुई है, ऐसा नहीं है कि हम किसी में निंदा ही निंदा करते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो डिले कर रहे हैं उससे छोड़ दिया गया, वहां से कोई मंत्री नहीं बनाए गए, उसका नुकसान बीजेपी को होगा। क्योंकि देखिए 18 प्रियंका जी 18 लोकसभा सीटों को कवर किया गया है, बिल्कुल। और देखिए 5 सीटें अभी खाली है। ये बात इनकी सुमित जी की बात ठीक है कि यादव कम्युनिटी से कोई मिनिस्टर नहीं लिया गया है। जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय था बाबा बालकनाथ, उसको लेकर उनके समर्थकों को लेकर पूरी उम्मीद थी, वो जरूर थोड़ी इधर उधर हुई है। दूसरा जो वैश्य कम्युनिटी की बात की जा रही है उसमें भी एक मिनिस्टर और बनना चाहिए था। अब लेकिन क्या कहूं, क्योंकि इन्होंने जिसने भी संगठन की तरफ उंगली उठाई उन्हें मंत्री नहीं बनाया। केवल वसुंधरा जी का नहीं, जिन्होंने भी संगठन के खिलाफ, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, खूब सारे नाम हैं जो कहीं न कहीं, इसके अलावा कहीं न कहीं जो हारे हुए को भी नाम चल रहा था
कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया पे भी दाव खेला जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं असंतोष को देखते हुए हुआ। और जो एक बड़ी कांग्रेस के लिए बात कही, सुरेंद्र सिंह पाल पर भी दाव खेला गया, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने बिल्कुल वो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी वाला। हाँ, देखिए कानून तो मौन है उसमें, लेकिन जो इंसानियत है और जो नैतिकता का दावा है, नैतिकता के लिहाज से वो लोभ की श्रेणी में आता है, लेकिन कानून इसमें मौन है। अब भाजपा अगर कानून मौन है तो फिर फायदा तो उठाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या भजनलाल जी अशोक गहलोत वाला सिस्टम अडॉप्ट करेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 9 सेक्रेटरी चेंज कर दिया, मंत्री कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे भी मंत्री बना दो, अनुभवी, उनको काम ही नहीं करने दो, रोज सेक्रेटरी बदलते रहो और सारी फाइलें सीएमओ मंगाओ, तो वो भी क्या करेंगे? तो ये एक बड़ी चुनौती है। और जो सेक्रेटरीज हैं 25 साल से बने हुए हैं, उनमें अधिकतर उनके समर्थक हैं, उनको कैसे लगाम लगाएंगे? अगर आप कैपेबल है और योग्य, ऑनेस्टी में थोड़ा कम है, तो भी आपको यूज करना पड़ेगा, उन पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करी गई है। तो निश्चित रूप से भजनलाल जी के लिए अगर आज पोर्टफोलियो बढ़ जाता तो नई साल में कल से काम शुरू हो जाता, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वो केवल पोस्ट बड़ों के पोस्टरों का विमोचन कर रहे हैं या मंदिरों में ढोक लगा रहे हैं। उनको अगर काम मिल जाता तो ज्यादा बेटर होता। तो पोर्टफोलियो के जो बंटवारे में जो देरी हो रही है, उससे जरूर अब लोग कहने लगे कि थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो ये ठीक है, जो डिले होता है, 1 महीना पूरा हो गया। अब नई साल के नए दिन के दिन जब सचिवालय में जाए तो आदमी को पता हो कि मुझे इस विभाग का सिम्मा संभालना है, मेरे को इसको ओएसडी बनाना है, मुझे इसको पीएसए लगाना है। ये एक थोड़ा सा नई साल में अगर ऐसा कर देते भजनलाल जी तो शायद सकारात्मक और रहता। ये जरूरी भी है कि अब जल्द से जल्द सबको जिम्मेदारियां बांट जाए। अपूर्वा जी, 22 में 17 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जिन्हें आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये रिस्की होगा? क्योंकि चैलेंज बड़ा है, जैसा कि अभी मिथिलेश जैमिनी जी भी कह रहे थे, जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए उन्हें पूरा भी तो करना है ना। देखिए प्रियंका जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे एक लाइन बोली थी कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। तो ये जो 17 चेहरे आपको नए लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 21 साल में एक व्यक्ति जो है वो कलेक्टर की कुर्सी पे जाकर के काबिज होता है, तो क्या हम ये कहते हैं कि 21 साल का है जिला नहीं संभाल सकता? ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई काम पहली बार करता है, और जो नवीन प्राणों के साथ आता है, नवीन चेतना के साथ आता है, नवीन प्रतिबद्धता के साथ आता है, वो विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध होगा। ऐसी हमारी पार्टी की परिपाटी रही है, और आप सब भी इसके लिए आशान्वित रहें। राजस्थान को हम वो शासन देंगे जो जितना पिछले 5 सालों में कांग्रेस का कुशासन रहा है, हम कहते हैं राजस्थान के अंदर उतना ही अब अगले 5 सालों के अंदर सुशासन रहेगा। और जो हम फैसले लेंगे वो हम अगले चुनावों के लिए नहीं लेंगे, हम अगली पीढ़ी तक के लिए लेंगे। इस चीज के लिए हम कृत संकल्पित हैं। ठीक है, अब जो सवाल सुमित गर्ग जी का था कि महिलाओं को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, बहुत लिमिटेड महिलाएं हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है, इस पर आप जवाब दीजिए। क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं, हम महिलाओं के हित के बारे में सोचते हैं, फिर यहाँ बीजेपी पीछे क्यों रह जाती है आखिर? देखिए प्रियंका जी, मैं वही बात इनको भी समझाना चाह रही थी। हमारे यहाँ पे 9 महिला विधायक जीत करके आई। 9 महिला विधायकों में से आप एक आदरणीय वसुंधरा राजे जी को अलग कर दें, क्योंकि वो अब पार्टी में हमारी माता तुल्य भूमिका में है। 8 जो विधायक हमारे पास बचते हैं, उसमें से एक महिला विधायक को, माननीय जो हमारी दिया कुमारी जी हैं, उनको हमने उप मुख्यमंत्री जैसे पद से नवाजा है। दूसरा जो है मंजू बागमार जी, उनको भी हमने जो है वो स्वतंत्र राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है। अब आप ये देखिए, अगर आप 8 लोगों का परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर 2 महिलाएं निकल कर आती हैं तो दैट इज 25%, तो 25% भागीदारी है। और अभी भी आप देखिए राजस्थान के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सीट्स हैं वो 30 है, अभी 25 ही डिक्लेयर हुए हैं, अगले 5 में भी तो कोई महिला चेहरा हो सकता है ना। होंगी, निश्चित रूप से हो सकती हैं, इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता कि उसमें नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की या कैबिनेट बनाने की, तो उसके अंदर आपको हर वर्ग का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं देखा जा सकता कि ये महिला है तो सिर्फ महिला ही महिला को भर दे। आपको प्रत्येक वर्ग को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, समावेशी जो है वो आपको कैबिनेट बनानी पड़ती है, जहां से एक भी मंत्री नहीं है। अपूर्वा जी,
देखिए, लोकसभा क्षेत्र जो है वो आप अगर लोकसभा क्षेत्र पर बात करेंगे तो हमने काफ़ी हद तक लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया है, और जो बचता है उसमें भी आगे 5 का स्कोप है। अभी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पहला जो है वो एक्सटेंशन हुआ है। आप आगामी भी तो दिनों का इंतजार करिए, सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं खुल जाती हैं। और जहां तक रही पोर्टफोलियो नहीं बटा, काम नहीं हुआ, उसकी बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमने बिना पोर्टफोलियो बटे ही इतने काम कर दिखाए। एसआईटी का गठन हो गया, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हो गया, 450 रुपए में सिलेंडर मिलने की जो है वो 1 जनवरी से घोषणा हो चुकी है। विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है, आपको इसके लिए खुद भी समझना होगा कि कम से कम विपक्ष को प्रियंका जी देखिए, कोई भी राज्य, प्रियंका जी कोई भी राज्य जो है वो एक ही दिन में बदतर स्थिति में नहीं आता। अगर आज आपको बदतर दिख रहा है का मतलब ये है कि हमें उसी स्थिति में मिला था, मगर फिर भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुश्त 3 दिन के अंदर इतने अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, और पुलिस को ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत सारे अपराधियों को गिरफ्त करने की तैयारी की करनी होगी, और इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जिम्मेदारियां सौंप दी जाए। सुमित गर्ग जी, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम बनाए गए, 2 डिप्टी सीएम बने हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, समीकरण साधने की कोशिश 24 पर निगाहें हैं बीजेपी की। कांग्रेस तैयार है क्या इसे लेकर, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस के लिए राजस्थान में? प्रियंका जी, सबसे पहले तो जैमिनी जी ने एक बात कही, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैमिनी साहब ने कहा कि कानून इसको लेके साइलेंट है। जो बीजेपी ने कल आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं उसको लेके, तो जैमिनी साहब मैं क्लियर कर दूं, आदर्श आचार संहिता का जो 32वां नियम है उसका डी जो कॉलम है वो क्लियरली कहता है, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक any ad hoc appointment in government, public undertaking, etc., which may have the effect of influencing the voter in favor of the party in power. ये सब लिखा हुआ है आचार संहिता में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जहां तक जैमिनी साहब ने नैतिकता की बात करी, तो नैतिकता की उम्मीद कभी बीजेपी से करी नहीं जा सकती। मेरी बहन अपूर्वा जी ने एक बात करी, कलेक्टर वाली बात। नैतिकता नहीं भी दिखी हो तो विकास की प्रतिबद्धता तो आपको दिखी होगी हमारी। बोलिए सुमित गर्ग जी, अपनी बात पूरी करिए पहले। मैं अपूर्वा जी की बात का ही जवाब दे रहा था। जो ये कलेक्टर बात कर रही थी, तो आईएएस को सीधा कलेक्टर नहीं बनाया जाता, जिले का मालिक नहीं बनाया जाता, उसको 2 साल के लिए प्रोबेशन में एसडीएम लगाया जाता है। उसी तरह से किसी पहले बार के मुख्य एमएलए को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, पहले उसको अनुभव दिया जाता है। अपूर्वा जी ने बात करी एसआईटी की, एंटी रोमियो। आपकी पार्टी नहीं है, आप भूलिए मत। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो पहली बार विधायक बनकर आए और सीएम बने और बहुत काबिल सीएम प्रूव हुए, उसके बाद में पहली बार सांसद बनकर आए और प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने वो भी काम करके दिखाया जो आपकी कांग्रेस सरकार 70 सालों में नहीं करके दिखा पाई। आज भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर आकर के खड़े होने की कोशिश कर रहा है। कब तक आप अपनी नाकामयाबी को और आपने अपनी मक्कारियों को जो आपकी कांग्रेस सरकार ने करी, उसको आप हमारी अच्छाइयों के साथ में तुलना करेंगे? कर ही नहीं सकते। आप लोगों के पास में कोई बेस नहीं है। सुमित जी, कांग्रेस का वो इतिहास भी याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो गूंगी गुड़िया कहा गया था, लेकिन वही इंदिरा गांधी सबसे सफल साबित हुई। राजीव गांधी के पास में कौन सी क्वालिफिकेशन थी जिसके ऊपर आपने एक दिन की सिंपैथी लहर के ऊपर आपने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया? वो तो विधायक भी चुने हुए नहीं थे। आप अपने क्या है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आप ये नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। क्या आपके यहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि आप सोच सकते थे पुष्पेंद्र भारद्वाज वहां से जीत करके मुख्यमंत्री बन जाते, पर नहीं बन सकते थे? ये परिपाटी भी जो है वो शुरू हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकती है। ये नवाचार भी शुरू हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ही शुरू हो सकता है। देश के वोटर्स के साथ धोखा है, प्रदेश के वोटर्स के साथ धोखा है। और अगर प्रियंका जी, अगर आप और आपने 70 साल देश के साथ में कौन सा न्याय किया बताइए? देश आतंकवाद की आग में जलता रहा, देश अविकास में जलता रहा, नेवी की शिप्स के अंदर और एयरफोर्स के प्लेन्स के अंदर आप लोग भी तो कई सारे पार्टियां करते रहे। आपके प्रधानमंत्री जी अपने परिवार के साथ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिली हैं। लेकिन ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो डिबेट की मर्यादा का ध्यान रखें। मैंने इनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, बीच बीच में बात। ठीक है अपूर्वा जी, इंटरप्ट मत करिए। मैंने वास्तविकता बताई है, मैंने वास्तविकता बताई है प्रियंका जी। ठीक है, अपनी बारी है। सुमित गर्ग जी, अपनी बात पूरी करिए। बोलिए, आपको जो भाषण देना दीजिए, मैं बैठा हूं। जल्दी बोलिए सुमित गर्ग जी, अपनी बात पूरी करिए। इनसे पूछ लीजिए इनको और क्या कहना है। अरे ठीक है, आप बोलिए ना, वक्त की कमी हमारे पास। आपका सवाल दोहरा दे, मैं बोल देता हूं। सवाल तो यही है कि आप लोग बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं कि नए नए लोगों को मौका दे रही है बीजेपी, काम नहीं हो पाएगा।
कांग्रेस ने भी तो कई नए लोगों को मौका दिया है, अब बीजेपी तो इसे लेकर सवाल पूछेगी ना पलटकर। प्रियंका जी, कांग्रेस ने कभी भी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं दिया जो पहली बार सदन में गया और उसको बना दिया हो। राजीव जी की बात करी, राजीव जी प्रधानमंत्री बनने से पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे, ठीक है। और अगर ये बात करते हैं कि हमने अच्छा तो भजन लाल जी भी हमारे प्रदेश के महामंत्री थे, कोई आज ही इलेक्ट होकर तो आए नहीं है, संगठन में 25 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिथिलेश जामनी जी एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेखानुदान की मांगे आने वाली है फरवरी में, तो जल्दी से डिपार्टमेंट बने, जल्दी से सेक्रेटरी बने, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, ओरिजिनल बजट आएगा नहीं, वो जुलाई के बाद आएगा। तो इसलिए भजनलाल जी को शायद अब थोड़ा अलर्ट मोड पे आना होगा और जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि देवेंद्र फडणवीस को भी बनाया गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, वो सब सफल रहे हैं। गुजरात के बनाए गए वो सफल रहे हैं। तो रघुवर दयाल, बहुत लंबी सूची है भाजपा में जिन्हें पहली बार बनाया गया और वो कामयाबी के नई इबारत लिखते हुए दिखाई दिए। इसलिए कांग्रेस को इन चीजों के बजाय अपने आप पर आत्ममंथन करना चाहिए कि हम भी ऐसा करें। इन्होंने नए लोगों को टिकट दिया, अभिमन्यु पुनिया जीत के आए ना, इनके जीत के आए ना। अगर ये टिकट ही बदल देते तो आज राज आ जाता ना। इनके तमाम मंत्रियों के लिए इनके सर्वे कह रहे थे कि हारेंगे, फिर भी सबको टिकट दिया ना। भाजपा का अनुकरण थोड़ा भी कांग्रेस कर लेती तो शायद आज राज में यही होते। इनको टिकट नहीं काटे गए। बिल्कुल, अब इन्होंने उन्हीं बुजुर्गों पर दांव खेला, टिकी हुई है और इसीलिए नए कैबिनेट के जरिए भी कहा जा रहा है कि बीजेपी 2024 को लेकर संदेश देने की कोशिश करी है। और देखिए, ये सरकार यूथ के दम पर बनी है, नए नौजवानों ने वोट दिया है और नए को मंत्री बनाया तो बेनिफिट होगा। इसलिए बेनिफिट होना तय है भाजपा को, क्योंकि यूथ ने वोट दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।